नमस्कार, मेरा नाम संदीप है और बोज़ोन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज से हम क्लास 9th की साइंस जो कि एनसीईआरटी पे बेस्ड है उसके ऊपर बेस्ड पूरी एक वीडियो लेक्चर सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं और आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो डेफिनेटली हम इस पूरी वीडियो लेक्चर सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे और आपको पूरा मटेरियल 9th साइंस का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अवेलेबल करवाएंगे। तो शुरू करते हैं आज से चैप्टर नंबर 1 जिसका कि नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। बोर्ड की इस साइड मैंने वो टॉपिक्स लिखे हैं जो इस पूरे लेक्चर में हम कवर करने का प्रयास करेंगे और इस साइड कुछ एक्टिविटीज़ जो कि आपके एनसीईआरटी में ही गिवन है जिनसे आपकी रुचि बनी रहेगी, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा पूरा टॉपिक, ये वो सारी एक्टिविटीज़ मैंने इस साइड लिख दी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है आप बताइए, क्या ये मार्कर मैटर है? जी हाँ, ये मैटर है। क्या ये बोर्ड मैटर है? डेफिनेटली मैटर है। जिस कमरे में हम खड़े हैं उसकी दीवारें जिस चीज़ से बनी हैं क्या वो मैटर है? डेफिनेटली मैटर है। क्या मैं मैटर हूँ? हाँ, मैं भी मैटर हूँ। तो मैटर की डेफिनेशन हम कैसे डिफाइन करें? मैटर की डेफिनेशन के लिए आपको दो बातें याद रखनी है। एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास। आप क्या लिख सकते हैं कि जो स्पेस ऑक्युपाई करे और जिसका मास हो। विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास। स्पेस ऑक्युपाई करने का मतलब क्या है कि जो भी स्पेस हमारे चारों तरफ अवेलेबल है उसमें से कुछ स्पेस वो चीज़ ऑक्युपाई कर लेगी। कहने का मतलब है यहाँ एक स्पेस है, अगर मैं मार्कर को यहाँ ले आऊँ तो उस स्पेस को इसने ऑक्युपाई कर लिया, उस स्पेस में कुछ और चीज़ नहीं आ सकती अब। तो ये तो हुआ कि स्पेस ऑक्युपाई करने का क्या मतलब है। अब समझते हैं कि मास होने का क्या मतलब है। वैसे तो मास की डेफिनेशन अगर आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन 9th के स्तर पर आप ये मान सकते हैं कि मास का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना हैवी है। जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैवी होगा उतना ज़्यादा उसका मास होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर का मास कम है, इस बोर्ड का मास ज़्यादा है, ये हैवी है इससे। तो हम मैटर की डेफिनेशन हमेशा याद रखेंगे, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। आप जब भी आगे की क्लासेस में जाएंगे, अगर आपको बेसिक डेफिनेशंस याद हैं, समझ में आ गई हैं, तो आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझना काफ़ी आसान हो जाता है। तो हमने मैटर को समझा कि मैटर की डेफिनेशन क्या होती है। अब आगे बढ़ते हैं। आप एक एग्जाम्पल लीजिए। जिस कमरे में हम खड़े हैं उसकी दीवारें किस चीज़ की बनी हुई हैं? उसकी दीवारें ईंटों की बनी हुई हैं। और जो ईंट है वो किस चीज़ की बनी हुई है? वो ईंट बनी हुई है मिट्टी की। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि वो मिट्टी किस चीज़ की बनी हुई है? मिट्टी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी हुई है। जैसे हमने दीवार का एग्जाम्पल देखा, ऐसे हर चीज़, अगर मैं इस मार्कर को लूँ तो मार्कर भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होगा। ये जो शर्ट मैंने पहनी है ये भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होगी। सिमिलरली ये बोर्ड भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर की विशेषताएं क्या क्या हैं, वो मैटर किस प्रकार से विशेष है, उसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है वो है मैटर इज पार्टिकुलेट। मैटर आपका पार्टिकुलेट है। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझने के लिए हमें दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। दो वर्ड होते हैं, एक होता है पार्टिकुलेट और दूसरा होता है कंटीन्यूअस। ये दोनों अपने आप में अपोजिट वर्ड्स हैं। इनको कंपेयर करने के बाद ही आप पार्टिकुलेट का मतलब समझ पाओगे।
मान लीजिए कि मेरे हाथ में कुछ गेहूं के दाने हैं, 10 दाने हैं लगभग। उन दानों को यदि मैं इस टेबल पर ऐसे डाल दूं तो बिखर जाएंगे और हर दाने के बीच में कुछ स्पेस होगा। तो इसको बोलते हैं कि जो दाने हैं गेहूं के वो पार्टिकुलेट हैं। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। आपने कोई एक टैप ओपन करी पानी की, उसमें से लगातार पानी नीचे गिर रहा है। क्या आपको पानी की गिरती हुई जो पूरी फ्लो है या धारा है उसके बीच में कोई स्पेस दिख रहा है? नहीं दिखता। तो हम वहाँ पे कहेंगे कि जो पानी की जो फ्लो है वो कंटिन्यूअस है, लगातार है। तो आपने कंटिन्यूअस और पार्टिकुलेट के बीच में अंतर समझा। मैं एक बार दोबारा एग्जांपल रिपीट कर देता हूँ। अगर गेहूं के दाने मैंने एक टेबल पर बिखेर रखे हैं तो उनके बीच में स्पेस होगा। अगर किन्हीं पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है तो उसको हम बोलते हैं कि वो पार्टिकुलेट है, और यदि उनके बीच में स्पेस नहीं है तो उसको बोलते हैं हम कंटिन्यूअस है। जैसे कि एक पानी की टैप है, वो कंटिन्यूअस है, उसके जो ड्रॉप्स हैं पानी की उनके बीच में कोई गैप नहीं है। तो इसको हमने ये कहा कि मैटर है वो पार्टिकुलेट है। इसका मतलब हमने पार्टिकुलेट और कंटिन्यूअस के बीच में अंतर समझ लिया पहली बात। तो अब समझते हैं, आप ये बताइए जो ये बोर्ड है ये पार्टिकुलेट है या कंटिन्यूअस है? हमें बिल्कुल नॉर्मली लगता है कि ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि इस बोर्ड के किसी भी पार्टिकल के बीच में कोई गैप नहीं है। जैसे कि पानी की टैप हमने जब ओपन की थी उस ड्रॉप्स के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं था, ऐसे ही इन पार्टिकल्स के बीच में कोई डिस्टेंस हमें दिख नहीं रहा, या फिर मार्कर के पार्टिकल्स के बीच में कोई डिस्टेंस दिख नहीं रहा, तो हमें लगता है कि ये कंटिन्यूअस है। लेकिन जब हम इस चीज़ को माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे, बहुत गहराई से बारीकी से कोई लेंस लगा के या कोई माइक्रोस्कोप लगा के देखेंगे, तब हम ये तय कर पाएंगे कि जिन पार्टिकल से मिलकर ये मार्कर बना हुआ है वो कंटिन्यूअस हैं या पार्टिकुलेट हैं। इस बात को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं। आप मान लीजिए कि एक ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर मैंने पानी फिल कर रखा है, उसका पानी का लेवल के ऊपर हमने एक निशान लगा लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 चम्मच बड़ी बड़ी चम्मच आप नमक की उसके अंदर डाल दीजिए। अगर पानी आपने नमक डाला है उसके अंदर, उसको आपने फिर घोल दिया चम्मच से, तो आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या पानी का लेवल ऊपर उठ जाएगा या वहीं रहेगा? आप इस एक्सपेरिमेंट को घर पे ज़रूर कीजिए। आपका पानी का लेवल आप देखेंगे उठता नहीं है, सेम लेवल रहता है। इस बात से हम क्या समझें? आप एक बात बताइए मुझे। इस कमरे में जिसमें मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, अगर इस कमरे में मैं बहुत सारे लोगों को ठूंस दूँ, ठूंसने का मतलब अंदर लगा के चिपका के ऊपर नीचे दीवार तक, बिल्कुल छत तक लोगों से इसको पैक कर दूँ, मतलब इसमें लगभग 100 लोग तो आ ही जाएंगे शायद। अब 100 लोग आने के बाद इस कमरे की जो कैपेसिटी है वो फुल हो गई, उसके अलावा एक भी नया व्यक्ति उसके अंदर नहीं आ सकता। तो अगर वो फुल्ली पैक है तो कोई नई चीज़ उसके अंदर एंटर नहीं कर सकती, ठीक है। सिमिलरली अगर जो पानी के पार्टिकल्स हैं और वो आपस में पैक होते, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता, तो क्या होता कि सोल्ट पार्टिकल्स जैसे ही घुसते, 2 चम्मच जो डाली है उसके कारण लेवल बढ़ जाना चाहिए था, पर लेवल नहीं बढ़ा। इसका मतलब क्या है कि जो पानी के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस रहता है, और जो साल्ट पार्टिकल्स थे वो उस स्पेस के बीच में जाके बैठ जाते हैं, इसलिए इस पानी का लेवल ऊपर नहीं उठता। इस बात से हम क्या समझे? इस बात से हम ये समझे कि जो पानी हमें कंटिन्यूअस लग रहा था उसको माइक्रोस्कोपिकली जाकर देखेंगे तो जिन पार्टिकल से पानी बना हुआ है उनके बीच में स्पेस है, वो पार्टिकुलेट हैं। पार्टिकुलेट का मतलब वो पार्टिकल्स लगातार नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं, बल्कि
पार्टिकुलेट हैं। तो आप यहाँ से ये समझे होंगे कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की पहली बात यदि हम करें तो हम कहेंगे कि ये पूरा जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और वो पार्टिकल्स जो हैं, जो मैटर है वो पार्टिकुलेट है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। अगली बात की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर है उसमें लिखा है कि जिन पार्टिकल से मिलकर मैटर बना है वो बहुत छोटे हैं। इसको कैसे प्रूव करेंगे? इसके लिए हम ये एक्टिविटी नंबर 2 करेंगे। या आप एक्टिविटी नंबर 1 मान लीजिए, ये आपकी एक्टिविटी नंबर 2 है। एक पोटेशियम परमैग्नेट होता है। आप किसी भी केमिस्ट की दुकान पर जाएंगे तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। 10-20 रुपए की छोटी सी डिब्बी आती है, उसको लाल दवाई भी बोलते हैं हम। पोटेशियम परमैग्नेट की डिब्बी जब आप खोलेंगे तो उसके अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं। क्रिस्टल माने टुकड़े टुकड़े, इस टाइप से वो पूरा पैकेट में आपको मिलेगा। आप क्या कीजिए, आप एक सिंगल क्रिस्टल, 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट उस पैकेट से निकाल लीजिए। और उस क्रिस्टल का साइज कितना छोटा, आपको छोटे से छोटा क्रिस्टल जो उस सैंपल में अवेलेबल है वो लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने नमक का दाना देखा है, 1 दाना, अगर उतना छोटा क्रिस्टल आपको मिल जाए तो आपको वो लेना है। ध्यान रखना है कि स्मॉलेस्ट क्रिस्टल लेना है। तो आप मान लीजिए कि जस्ट इस साइज का, जो मैंने डॉट लगाई है, इस साइज का मैंने क्रिस्टल पोटेशियम परमैग्नेट का ले लिया। उसके बाद क्या किया, 100 ml पानी लिया, एकदम साफ सुथरा पानी, क्रिस्टल क्लियर। उसके अंदर उस क्रिस्टल को घोल दिया। तो आप देखना कि वो एक कलर पैदा करेगा, रेडिश सा या वोयलेट सा एक कलर प्रोड्यूस हो जाएगा इसके अंदर। वो आप नोट करेंगे किस तरह का कलर प्रोड्यूस होगा। पानी कितना था, 100 ml, उसके अंदर एक क्रिस्टल हमने डाला है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इस 100 ml सोल्यूशन में से 10 ml सोल्यूशन निकाल लेना है। और यहाँ पर कुछ 90 ml पानी था, उसके अंदर ये 10 ml घोल के हमें पूरा 100 ml बनाना है। जितना यहाँ था उतना ही यहाँ बनाना है। तो 10 ml पानी निकाला, यहाँ डाल दिया। आप अपना खुद का दिमाग लगाइए और बताइए, क्या जो रंग पहले वाले सैंपल में था इसका रंग थोड़ा फीका नहीं हो जाएगा? इसका रंग थोड़ा फीका हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो फीका हुआ रंग है इसमें से 10 ml निकालेंगे और इसके 90 ml में डाल देंगे, तो रंग आपका और भी फीका हो जाएगा। सिमिलरली आप ये प्रोसेस रिपीट करेंगे 4-5 बार। आपका जो कलर पहले वाले सैंपल में था वो फीका होता जाएगा। आप डायग्राम में देख भी सकते हैं कि जो नंबर ऑफ डॉट्स हैं वो मैंने कम बनाई हैं इस साइड जाते हुए। इसका मतलब यही मैं शो करना चाह रहा हूँ कि जो कलर है आपके सैंपल का वो फीका होता जा रहा है। इस बात से हम क्या समझे, इस बात से हम ये समझे, फॉर एग्जाम्पल हमें क्या प्रूव करना है, सेकंड पॉइंट हमारा क्या था, हमें प्रूव करना है कि मैटर जिन पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है वो बहुत स्मॉल होते हैं। तो जो एक क्रिस्टल लिया था, एक छोटा सा नमक के दाने जितना क्रिस्टल, आपके हिसाब से उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं? 10, 20, 50, 100, 1000, लाख, हमें पता नहीं कितने होते हैं। एक बार मान लीजिए आप 1 लाख पार्टिकल्स उस छोटे से दाने के अंदर मैंने मान लिए। ये 1 लाख पार्टिकल्स हैं पोटेशियम परमैग्नेट के एक क्रिस्टल में, जो कि मैंने यहाँ इसके अंदर घोला है। उसको अच्छे से घोल लिया, कलर आ गया, उसमें 10 ml निकाल लिया। अब पूरा 100 ml था और 10 ml मैंने निकाला है, तो जो 10 ml है यहाँ पर इसमें पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे पोटेशियम परमैग्नेट के? 1/10 ऑफ दिस नंबर, 1 लाख के 1/10 हो जाएंगे, क्योंकि मैंने 100 में से 10 ही निकाला है। तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स यहाँ डालूंगा 90 ml में और सॉल्यूशन बनाऊंगा तो 10,000 पार्टिकल्स ही बचेंगे।
अब इस 10,000 पार्टिकल्स में से मैं जब 10 ml पानी निकाल लूंगा तो यहां पर जो इसके अंदर पार्टिकल्स होंगे वो कितने होंगे, इसके भी 1/10, मतलब यहां जब इसको निकाल के इसमें डालूंगा तो पार्टिकल्स हो जाएंगे 1000। यहां फिर से इसको आगे करूंगा तो 1/10, 100 और 10, इसके बाद पार्टिकल आपका एक ही बचेगा। इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या समझ रहे हैं, अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करते करते कलर भले ही डाइल्यूट हो रहा है, फीका हो रहा है, लेकिन यदि कलर प्रेजेंट है, अगर कलर प्रेजेंट है, इस बात का मतलब है कि जो पोटेशियम पर मैग्नेट के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो प्रेजेंट हैं, नहीं तो कलर आता ही कैसे। तो कहने का मतलब है 1 2 3 4 5 जितनी बार रिपीट करोगे और फिर भी कलर अवेलेबल हो रहा है, इसका मतलब उतने गुना पार्टिकल्स इसके अंदर हैं। अगर 1 2 3 4 बार रिपीट करोगे और फिर भी कलर प्रेजेंट है, तो आप ये बोल सकते हो कि 1 लाख से भी ज़्यादा पार्टिकल्स उस एक क्रिस्टल के अंदर हैं। क्लियर है? तो हमने बहुत ही आसानी से समझ लिया कि हमारा मैटर जो है वो पार्टिकुलेट है और जिन पार्टिकल से मिलकर बना है वो पार्टिकल्स बहुत स्मॉल हैं। तो हमारे ये 2 टॉपिक्स कंप्लीट हुए। अब चलते हैं तीसरे टॉपिक की ओर। तीसरे टॉपिक में आपका टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब जिन पार्टिकल्स से मिलकर मैटर बना है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं। पहला इसमें कैरेक्टरिस्टिक बताई है हैव स्पेस बिटवीन देम। ये बात हमने पहले डिस्कस कर ली। कब डिस्कस की है? इस केस में कि जिन पार्टिकल्स से मिलकर मैटर बना है उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस रहता है। अगर स्पेस नहीं होता तो ये जो साल्ट पार्टिकल्स हैं इनको ऐड करने पे लेवल ऊपर हो जाता, पर वो लेवल ऊपर नहीं हो रहा है। इसका मतलब उन पार्टिकल्स के अंदर स्पेस है जहां पर सोल्ट पार्टिकल्स बैठ जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सेकंड पॉइंट है कंटिन्यूअसली मूविंग। आपका मैटर जिन पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है वो लगातार मूव करते हैं, लगातार घूम रहे होते हैं। इस बात को कैसे प्रूव करेंगे? इस बात को प्रूव करने के लिए फॉर एग्जाम्पल, ये एक्टिविटी नंबर 3 है आपकी। फॉर एग्जाम्पल, इस कमरे के एक कोने में एक कैंडल जल रही है और मैंने इसको बुझा दिया। मैं यहाँ खड़ा हूँ तो एक अजीब सी स्मेल जो कैंडल बुझाने के बाद आती है वो मुझे आएगी। अब वो स्मेल कैसे आई? वो स्मेल आई जब यहाँ पर रखी कैंडल बुझी और उससे कुछ पार्टिकल्स निकले और वो पार्टिकल्स ट्रेवल होकर मेरी नाक तक पहुँचे, मेरी नाक ने सेंस किया, तब मुझे पता लगा कि मोमबत्ती बुझाई गई है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पार्टिकल्स वहाँ से ट्रेवल करके आए होंगे, तभी हमें पता लगा। इसका मतलब जो पार्टिकल्स हैं एयर में वो मूव करते हैं। इसके अलावा आपने कई बार देखा होगा जब आपकी माताजी रसोई में कोई परांठे बनाते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ बनाते हैं जिसमें से खुशबू बहुत ज़ोर से आती है, आप भले ही 2 कमरे छोड़कर बैठे हों, आपको वो खुशबू वहाँ तक पहुँच जाती है। कैसे पहुँचती है? जो उस गरम करने से, पराठा गरम करने से जो एक पार्टिकल्स निकले, वो पार्टिकल्स एयर में ट्रेवल करके आप जहाँ बैठे हैं वहाँ तक आपकी नाक तक पहुँचते हैं, तब आपको खुशबू आती है। इसका मतलब पार्टिकल्स मूव करते हैं। और एग्जांपल आप देख सकते हैं, अगर एक बर्तन रखा है उसके अंदर आपने एक इंक की ड्रॉप डाली, इंक की ड्रॉप डालते ही आप देखोगे एक अजीब सा एक बादल सा उसके अंदर बन जाएगा। इसका मतलब लिक्विड ड्रॉप जो डाली है वो लिक्विड में ट्रेवल कर रही है, नहीं तो आगे तक कैसे कलर्ड होता। या फिर एक एग्जांपल आप देख सकते हैं
जब आप किसी पतीले में पानी गर्म करते हैं तो आप यदि बारीकी से देखेंगे तो जब नीचे का पानी गर्म होता है वो पानी ऊपर की तरफ आता है, आपको बुलबुले बनते हुए दिखाई देंगे। इसका मतलब वो लिक्विड ट्रेवल कर रहा है। क्लियर है? इनके अलावा भी एक एग्जांपल आप देख सकते हैं। जब आप देखो आपके घर में खिड़की में से जब धूप आती है तो उस धूप के अंदर छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स आपको ट्रेवल करते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल सही है। इसका मतलब आपका जो मैटर है वो जिन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है वो हमेशा मूविंग होते हैं, चाहे फिर वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। हमने ये जो खुशबू वाली बात है यहाँ पे देखा कि गैस के पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं। जो डाइल्यूट हमने किया पार्टिकल, पानी के अंदर इंक ड्रॉप डाली, वहाँ से हमने देखा लिक्विड पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं। क्या जिन पार्टिकल से सॉलिड बना हुआ है इसके पार्टिकल्स भी मूव करते हैं? जी हाँ, करते हैं। आपके सॉलिड जिन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है वो उतनी फास्ट तो मूव नहीं करते, लेकिन अपनी जगह पर खड़े खड़े वाइब्रेट जरूर करते हैं। इसका मतलब मैटर चाहे आपका सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उसके पार्टिकल्स हमेशा मूव करते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 हमने डिस्कस किया बहुत सारे एग्जांपल्स के माध्यम से कि वो पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। थर्ड पॉइंट, आपका मैटर जिन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। इस बात को कैसे प्रूव करेंगे? इस बात को प्रूव करने के लिए आप स्टेटमेंट समझिए पहले कि जो सारा मैटर है ये जिन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है वो पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस बात को समझने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। आपकी क्लास के बच्चों के मैंने 3 ग्रुप बना दिए, 5-5 बच्चों के। पहले बच्चों ने अपने हाथ इस तरीके से पकड़ रखे हैं कि एक ने हाथ ऐसे और दूसरे का हाथ इससे से क्रॉस ऐसे निकला हुआ है, इस तरीके से। दूसरा ग्रुप है उसने हाथ पकड़ रखा है, ऐसे सिंपली हाथ पकड़ रखा है। जो तीसरा ग्रुप है उसने जस्ट अपने अंगूठे टच कर रखे हैं एक दूसरे से, ठीक है। और जो चौथा ग्रुप है बच्चों का, उनको बोला गया है आप इन ग्रुप्स में जाके टक्कर मारिए। तो आपको ये बताना है कि कौन से ग्रुप के हाथ बहुत आसानी से छूट जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा भी इसको अगर रियलाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि जिन्होंने अंगूठे टच कर रखे थे उनके हाथ बहुत जल्दी छूट जाएंगे, टूट नहीं जाएंगे, छूट जाएंगे। उसके बाद इनके हाथ छूटेंगे और फिर इनके छूटेंगे। इसका मतलब ये जो लोग हैं इन्होंने एक दूसरे को बहुत कस के पकड़ा हुआ है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो यहाँ ज़्यादा है, यहाँ उससे कम है और यहाँ सबसे कम है। तो जैसे ये ग्रुप आपस में अट्रैक्ट करते हैं ऐसे ही मैटर जिन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है उन्होंने भी अपने हाथ पकड़े हुए होते हैं। ये बात अलग है कि कोई कस के पकड़ता है और कोई थोड़ा ढीला पकड़ता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम देखते हैं कि लिक्विड और सॉलिड किसके पार्टिकल्स में अट्रैक्शन ज़्यादा है। इसके लिए हम एक क्या काम करते हैं, ये एक मार्कर है। अगर मैं इसके ऊपर ऐसे हाथ चलाऊं तो मेरा हाथ आर पार नहीं हुआ, इसका मतलब इसके पार्टिकल्स हैं उसने जो आपस में पकड़ा हुआ है कस के, वो बहुत कस के पकड़ा हुआ है। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ एक पानी की टैप ओपन कर दूं और उसमें से मैं अपना हाथ क्रॉस करूं तो मेरा हाथ बहुत इजीली क्रॉस हो जाएगा ना। इसका मतलब पानी के पार्टिकल्स ने आपस में इतना कस के नहीं पकड़ा हुआ जितना इस मार्कर के पार्टिकल्स ने पकड़ा हुआ है। और अगर गैस की बात करें, इस कमरे में गैस भरी हुई है, वहाँ तो आप कैसे भी हाथ चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सॉलिड में अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा, उसके बाद लिक्विड में और उसके बाद गैस में। अट्रैक्शन सब में रहता है। तो हमने ये 3 टॉपिक आज किए। व्हाट इज मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।